टीएलएम ट्रिक विथ अनु सर के इस चैनल पे आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि मैंने बोला था कि अब मैं अपने चैनल पे हिंदी, सामाजिक अध्ययन, बाल मनोविज्ञान ये सारे वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि इसके पहले मैंने पर्यावरण अध्ययन का बहुत ही महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो अपलोड किया है और आप सभी इसे देख रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। अब मैं सिंधु घाटी सभ्यता यानी सामाजिक अध्ययन जो 6 to 8 के जो हमारे सहायक अध्यापक हैं, जो जेटेट में बैठना चाहते हैं, जो आकलन परीक्षा में बैठना चाहते हैं, जो सीटेट में बैठना चाहते हैं, उन सभी के लिए सामाजिक अध्ययन विषय से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इसका सिंधु घाटी सभ्यता से पूछा जाता है, उन सभी प्रश्नों को मैं सिर्फ एक वीडियो में समेट कर लाया हूँ। आप सिर्फ इस एक वीडियो अगर देख लेते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता से कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, मैं इसका दावा करता हूँ। इससे बाहर एक भी प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं पूछा जाएगा, या आकलन परीक्षा हो, जेटेट हो या सीटेट हो। तो आप अवश्य इस वीडियो को देखें। और वीडियो के शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, जो कि हमेशा करता हूं, कि जो मेरे नए व्यूअर हैं, जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो कर लिए हैं उनको बहुत ही धन्यवाद। जो नहीं किए हैं वो मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को इसी तरह से प्यार देते रहें। तो आइए बिना देरी के हम शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। मात्र एक वीडियो, सारे प्रश्नों का जवाब। क्योंकि मैं हमेशा एक ऐसे फॉर्मेट में बनाता हूँ कि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और सिर्फ एक नज़र आप देखें और सारा का सारा प्रश्न आपको याद हो जाए। आपको आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन है वह दूर हो जाए। देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से प्रश्नों को पूछा जाता है। साथियों, एक बार पुनः मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरा वीडियो लंबा अवश्य होता है, लेकिन क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि मैं तब तक समझाता हूँ जब तक कि मैं खुद संतुष्ट न हो जाऊं, कि आप संतुष्ट न हो पाए हो। जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। मेरा वीडियो कितना भी लंबा हो, आप इसे जरूर देखें। मेरा वीडियो सिर्फ आपको समझाने की वजह से, आप सभी को समझाने की वजह से लंबा होता है। तो आइए देखिए, प्रमुख स्थल। देखिए, हड़प्पा पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा कहाँ पर स्थित है। तो हड़प्पा पाकिस्तान के मांटगोमरी जिला में स्थित है। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। इसको खोजा किसने और कब? तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। एक ही फॉर्मेट में कितने प्रश्नों का उत्तर? आप देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो कि पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे है, जिसको खोजा दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। वहां पर क्या क्या मिला? तो अन्न का भंडार मिला, कांस्य दर्पण मिला, R37 नाम का एक कब्र मिला। अब इससे बाहर हड़प्पा सभ्यता से कोई भी प्रश्न नहीं आने जा रहा है। आप सिर्फ इतने पॉइंट को याद करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 पॉइंट को आप याद करते हैं। आपको आकलन एग्जाम हो या जेटेट का एग्जाम हो या सीटेट का एग्जाम हो, हड़प्पा सभ्यता से इससे बाहर का प्रश्न नहीं पूछेगा। अब आते हैं मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो यह भी पाकिस्तान के लरकाना जिले में है। किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। इसको खोजा किसने? तो राखलदास बनर्जी ने। कब खोजा? 1922 में। वहां पर क्या पाया गया? जब उसकी खुदाई हुई तो वहां पर विशाल अन्नागार, कांस की मूर्ति, पुरोहित की मूर्ति, एक श्रृंगी पशु मतलब एक सिंग वाला पशु और एक महाविद्यालय। जब मोहनजोदड़ो का खुदाई हुआ तो वहां पर इतने सारे चीज मिले और इन्हीं में से एक चीज को उठाकर पूछता है कि किसके खुदाई में विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ, या किसके खुदाई में कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई। तो वो मोहनजोदड़ो की खुदाई में। क्या प्रश्न पूछता है? मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो साथियों, बहुत ही प्यारा वीडियो है, आप इसे स्किप न करें, आप इसे जरूर देखें। अब बहुत ही आराम से, बहुत ही कम समय में आप इसे याद कर लेंगे, आप इसे समझ लेंगे और सारा का सारा प्रश्न का उत्तर आप बहुत ही कम समय में एग्जाम हॉल में देकर और बिल्कुल ही कंफर्म देकर आएंगे।
देखिए तीसरा है लोथल। लोथल कहाँ है? अहमदाबाद में। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। इसको किसने खोजा? तो रंगनाथ राव ने 1957 में खोजा। जब वहां खुदाई हुई तो क्या पाया गया? गोदीबाड़ा यानी कि पतन, चावल, अग्निकुंड, हाथी दांत, 3 युगल समाधि और घोड़े की मूर्ति। ये इस पार्ट को याद करना जरूरी है क्योंकि इसी में से कोई एक चीज उठाकर पूछता है कि किस खुदाई में हाथी के दांत प्राप्त हुए थे? सिंधु सभ्यता के किस खुदाई में हाथी के दांत प्राप्त हुए थे? तो वह लोथल की खुदाई हुई थी, अहमदाबाद में हुई थी, भोगवा नदी के किनारे स्थित है, वहीं पर हाथी के दांत की खुदाई हुई थी। सभी चीजों को मैंने मात्र एक वीडियो में समेटने का प्रयास किया है। आप इस वीडियो को अवश्य देखें, पूरा देखें, और जो सब्सक्राइब नहीं किए उसे अवश्य करें। इसके बाद है कालीबंगा। कालीबंगा हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ कहाँ है? राजस्थान में। किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे। किसने खोजा? अमलानंद घोष ने। इसका इस भी इम्पोर्टेंट नहीं था। जूते हुए खेत, अग्निकुंड, चूड़ियां, भूकंप के साक्ष्य। कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में क्या प्राप्त हुए जब खुदाई हुआ? तो जूते हुए खेत, मतलब जोता हुआ खेत प्राप्त हुआ, अग्निकुंड प्राप्त हुआ, कुछ चूड़ियां प्राप्त हुई और भूकंप के साक्ष्य मिले। भूकंप के साक्ष्य वही जमीन में दरार पड़े होंगे, कुछ घर गिरे होंगे। तो ये कालीबंगा जो हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है, वहां की खुदाई में ये सारे चीज प्राप्त हुए। फिर है राखी गढ़ी, हिसार हरियाणा में। वो भी घग्गर नदी के किनारे है। इसको खोजने वाले सूरज भान थे। वहां पर क्या मिला? राखी गढ़ी, हिसार हरियाणा में क्या मिला? तो भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, मतलब ये जो सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है वह पाकिस्तान में है। और भारत में, देखिए प्रश्न बनता है यहाँ से कि भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? भारत में राखी गढ़ी का हिसार और हरियाणा है। राखी गढ़ी जो हिसार हरियाणा में है, वो भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। अगर ये प्रश्न पूछता है कि भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो राखी गढ़ी जो कि हिसार और हरियाणा में है। अगर ये पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर पूछता है कि भारत में सिंधु सभ्यता का, तो भारत में मेरा राखी गढ़ी है जो कि हिसार और हरियाणा में पड़ता है। प्रश्नों को समझना बहुत जरूरी है। वहां पर प्राप्त हुआ कि यह भारत का सबसे बड़ा स्थल हुआ और ताम्र उपकरण, मतलब तांबे के कुछ बर्तन वगैरह वहां पर प्राप्त हुए। इसके बाद है चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो ये भी पाकिस्तान के सिंध इलाके में है। यह सिंधु नदी के किनारे है और इसको अर्नेस्ट एवं मैके एवं मजूमदार ने खोजा था। और वहां की खुदाई में मनक्के का कारखाना प्राप्त हुआ था, कंघा मिला था, लिपस्टिक मिला था, काजल मिला था, पाउडर मिला था। यानी सौंदर्य प्रसाधन के सारे सामान चन्हुदड़ो जो पाकिस्तान के सिंध इलाके में है वहां पर प्राप्त हुआ था। इसको उसी ट्रिक से हम जोड़ सकते हैं कि चन्हुदड़ो में सिर्फ सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं प्राप्त हुई थी खुदाई में। इसके बाद है बनावली। बनावली जो कि हिसार हरियाणा में है या सरस्वती नदी के किनारे। इसे खोजकर्ता का नाम पता नहीं। मिट्टी के हल एवं टेराकोटा का हल, मतलब बनावली हिसार हरियाणा में जो है वहां पर खुदाई के समय क्या प्राप्त हुए? तो मिट्टी के हल एवं टेराकोटा का हल। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई होने लगी तो पाकिस्तान और भारत तथा अफगानिस्तान, ये 3 इलाकों में बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुई, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी बड़ी सभ्यता थी, कितनी विकसित सभ्यता थी और कितनी शिक्षित सभ्यता थी। ये सारे चीजों का अंदाज उसी से लगाया गया था। तो उससे संबंधित, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी लोग थे या जो भी क्रियाकलाप थे, वह अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, ये 3 जगहों पर प्राप्त हुए। अब देखिए रंगपुर अहमदाबाद में भादर नदी के किनारे एस.आर. राव ने खोजा और वहां पर प्राप्त हुआ धान की भूसी, ज्वार एवं बाजरा। धान की भूसी, ज्वार एवं बाजरा। अब इसके बाद रोपड़, सतलज नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा और वहां पर प्राप्त हुआ तांबे की कुल्हाड़ी। इसके बाद है अंतिम लास्ट सुरकोटदा जो कि कच्छ गुजरात में है, सरस्वती नदी के किनारे।
यहाँ पर प्राप्त हुए कलश, सावधान, घोड़े की हड्डी और तराजू, ये सारे चीज़ प्राप्त हुए। सिंधु घाटी सभ्यता में इतने सारे चीज़ प्राप्त हुए और इसी में से प्रश्न बनता है, या तो नदी पूछ लेगा, या उसके खोजकर्ता को पूछ लेगा, या उस खुदाई में क्या-क्या प्राप्त हुआ उसको पूछ लेगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, इसका एक आप नोट्स बना लें, बहुत ही अच्छे से इसको रोक कर और आराम से इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप एक अच्छा-सा नोट्स बना सकते हैं। यह हर तरह के कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम या आप आकलन हो, जेटेट हो, सीटेट हो, रेलवे हो, बैंक हो, अगर सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न पूछेगा, तो इससे बाहर का प्रश्न नहीं पूछेगा, मैं इसका दावा करता हूँ। अब हम लेकर आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये, सिंधु सभ्यता का समय क्या था? 3250 से 2750 बीसी तक, जॉन मार्शल के अनुसार जो सिंधु सभ्यता थी, वह 3250 से 2750 बीसी तक थी। और डीपी अग्रवाल के अनुसार जो हड़प्पा सभ्यता थी, वह 2300 से 1750 बीसी तक था। यह हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का जो काल समय था, जो समय चक्र था, वह कौन सा था, कितने वर्षों का सिंधु सभ्यता अ, अवस्थित था। तो वह 3250 से 2750 बीसी तक, और हड़प्पा सभ्यता 2300 से 1750 बीसी तक। किसके अनुसार? जॉन मार्शल के अनुसार यह, डीपी अग्रवाल के अनुसार यह। तो साथियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका ये सारा का सारा है। आप इसे अवश्य देखें और इसका लाभ उठाएँ। अब उसी कड़ी में हम देखते हैं सिंधु सभ्यता का कल्चर, उसकी सभ्यता कैसी थी? उसके उद्योग कैसे थे, उसके व्यापार कैसे थे, उसके आयात-निर्यात कहाँ से थे, किस चीज़ के थे? जो कि यहाँ से प्रश्न हमेशा बनता है। तो सिंधु सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। ये उर्वरता देवी की भी पूजा करते थे। लोथल एवं कालीबंगा में वृक्षों एवं पशु पूजा का प्रमाण भी मिला है। अगर प्रश्न बनाया जाए कि किस सभ्यता में वृक्ष एवं पशु पूजा का प्रमाण मिला है, तो लोथल एवं कालीबंगा में। कृषि में जुताई-बुआई, सिंचाई, गेहूँ, जौ, मटर, कपास एवं चावल के प्रमाण मिले। अगर प्रश्न बनाता है कि सिंधु सभ्यता ऑब्लिक हड़प्पा सभ्यता में किन-किन चीज़ों के प्रमाण मिले हैं कृषि के क्षेत्र में, तो जुताई के, बुआई के, सिंचाई के, गेहूँ, जौ, मटर, कपास एवं चावल, इसके प्रमाण मिले हैं। फिर पूछा जाएगा कि इनमें से किसका प्रमाण नहीं मिला है? उसी में एक डाल देगा गन्ना। यानी गन्ना एवं रागी, इसके कोई प्रमाण सिंधु सभ्यता ऑब्लिक हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाए गए हैं। तो इसको याद करना ज़रूरी है, गन्ना एवं रागी, इसका कोई प्रमाण नहीं था। पशुपालन में देखिए कुबड़ वाला साँड़ पाया गया था, गाय पाया गया था एवं घोड़ा पाया गया था। उद्योग में वे लोग सूती वस्त्र का उद्योग करते थे। उद्योग में सूती वस्त्र का उद्योग, बर्तन एवं शिल्प का कार्य करते थे। व्यापार में वे पश्चिम एशिया से व्यापार एवं मध्य एशिया से व्यापार, ईरान एवं अफ़गानिस्तान से व्यापार करते थे। ये इसके साक्ष्य, इसके प्रमाण मिले हैं। उस प्रमाण के आधार पर ही यह सारी चीज़ें सामने आई हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है कि व्यापार कहाँ से करते थे, तो पश्चिम एशिया से, मध्य एशिया से, ईरान एवं अफ़गानिस्तान से। इनका आयात-निर्यात किस चीज़ का था और कहाँ से था? देखिए, इनका निर्यात इनका सूती वस्त्र, हाथी दाँत और लकड़ी था। आयात जो था वह चाँदी था। कहाँ से होता था? तो ईरान एवं अफ़गानिस्तान से होता था। टीन कहाँ से होता था? अफ़गानिस्तान से होता था। देखिए, तांबा खेतड़ी राजस्थान से होता था और लाजवर्द मेसोपोटामिया की सभ्यता से होता था। तो ये सारी चीज़ें जो है कि सिंधु सभ्यता ऑब्लिक जो है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्नों का यह एक श्रृंखला है। इससे बाहर का प्रश्न, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कि बहुत सारे किताबों से बहुत सारे पूछे गए प्रश्नों को मैं एक जगह एकत्रित किया हूँ और लगभग यही सारे प्रश्न रिपीट करते हैं हर एग्ज़ाम में। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और इसका सुगमता से फ़ायदा उठाएँ। अब लास्ट में एक पॉइंट बचता है, सिंधु सभ्यता का पतन किसके अनुसार क्या था? देखिए, सिंधु सभ्यता का पतन मतलब सिंधु सभ्यता खत्म कैसे हुई? मैक और जॉन मार्शल ने कहा कि बाढ़ से सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। जबकि वहीं पर चाइल्ड एवं व्हीलर, जो कि सारे इतिहासकार हैं,
उन्होंने कहा कि विदेशी आक्रमण से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। हेयर और सर्विस का कहना था कि पारिस्थितिक असंतुलन, मतलब हो सकता है कोई आपदा आई हो, भूकंप आया हो, बाढ़ आई हो, सूखा पड़ गया हो, उसकी वजह से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। लेकिन कोई भी कन्फर्म नहीं है। सबसे अधिक अगर माना गया है तो बाढ़ ही माना गया है, लेकिन ये भी 100% सही नहीं है। अब इसीलिए एग्ज़ाम में किसके अनुसार क्या था वह पूछा जाता है कि मैं कम किसके अनुसार सिंधु सभ्यता का पतन बाढ़ से हुआ था, उसमें इन सब का नाम दे देगा तो मैक जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता का पतन बाढ़ से हुआ था। तो यह था सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एक ही वीडियो में मैंने इसको समेकित किया है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, इसका फ़ायदा उठाएँ और अंत में मैं सिर्फ वही विनती करता हूँ कि प्लीज़ जो भी मेरे इस चैनल पे नए हैं, वे अवश्य सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और अपने दोस्तों, साथियों में शेयर करके सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं इसी तरह का वीडियो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभप्रद है बनाता रहूँ। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।